Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री का मैं थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्लास 10 की है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे नाम से ही है क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है ये हमने क्लास 9th में बायोलॉजी का चैप्टर है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिना इम्पोर्टेंस का तो हम लोग कोई चांस भी नहीं लेते हैं। तो फिर ये क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग। सपोज दैट जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टडी रूम बनी होती है, तो वहाँ पे आप देखो, गौर करेंगे हम लोग क्या कैसे अरेंज करते हैं। साइंस का है तो साइंस का अलग एक रैक बना देते हैं, फिर एसएसटी है अलग से रैक बनाते हैं, इंग्लिश है अलग से रैक बनाते हैं। अच्छा, ये बनाने से क्या फायदा होता है? इससे बनाने से ये फायदा होता है, आया हमने और हमें साइंस में ढूंढना है तो साइंस का बुक रैक पे गया और साइंस का बुक फाइंड आउट कर लिया। उसमें भी चाहे तो साइंस में भी इंटीग्रेटेड बना सकते हैं, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग। इससे फायदा क्या होगा, वो बुक हम आए और इमीडिएटली कोई मेहनत की अपेक्षा कोई अननोन आदमी को भी भेजेंगे, बोलेंगे जाओ साइंस के रैक पर केमिस्ट्री वाले जो रैक है उससे आप केमिस्ट्री का बुक ले जाओ। तो कोई अननोन आदमी भी आएगा और वो बुक फाइंड आउट करके लेके चला जाएगा। इजी हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएंगे आगे फाइंड आउट करना। तो जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया गया था तो उस समय की बात है जब आपको एक्चुअली 1829 में डोविनियर नाम का आदमी आए थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने केमिस्ट्री में कुछ ऐसा प्रयास किया जो उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। डोविनियर से पहले किसी ने जितना नोइंग एलिमेंट थी उसके बारे में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि इसको कैटेगराइज करे या इनको क्लासिफिकेशन करे। ठीक है, तो ये उन्होंने पहला बार प्रयास किया और सबसे बहुत बड़ी बात है कि पहली बार उन्होंने एक रूल सेटअप करने का प्रयास किया। इस पूरी चैप्टर में हम लोग जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न होता है ये चैप्टर में, तो उसमें हम लोग दो भाग में कैटेगराइज करते हैं पूरे चैप्टर को। पहला एक थ्योरी पोर्शंस और एक जो होता है उसका एप्लीकेशंस। उनके एप्लीकेशन मतलब कोई एलिमेंट दे देगा, बोलेगा कौन सा ग्रुप में है, इनकी कैटेगराइज बताओ, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी दिए होते हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। वो प्रॉपर्टी के आधार पर एप्लीकेशन की तरह हम इसको यूज करते हैं। और सेकेंड जो है इनकी थ्योरी पोर्शंस। तो दो भाग में मैंने पूरी चैप्टर को डिवाइड करना है। तो थ्योरी में क्या था, थ्योरी में पढ़ना है कि किसने क्या प्रयास किया, कब आया और उनकी जो योगदान है हमारे क्लासिफिकेशन करने में एलिमेंट के बारे में, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उनका जो भी काम करेगा उसी की गलती होगी। तो इन सब की भी गलती हुई है तो उसको बोलते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला तो मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में बोलोगे इनिशियल एलिमेंट्स आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला और डिसिमिलर दो ही हो गए। तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक साथ हटा के रखते हैं, डिसिमिलर वाले को एक साथ हटाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई न्यू वन आया हमारे पास तो उसको स्टडी करने पे, उसको समझने में आसानी होगी। तो ये प्रयास सबसे पहले डोमिनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद सेकेंड जो साइंटिस्ट थे जो हमें न्यूलैंड के बारे में हम देखेंगे, न्यूलैंड ने प्रयास किया। डोमिनियर में कुछ फेल्योर आया जिनको उन्होंने रेक्टिफाई किया, सुधारा इन्होंने। एंड थर्ड वन इज मेंडलीव। वैसे है बहुत सारे, केवल ये तीन ही साइंटिस्ट के नाम इसलिए आए क्योंकि अचीवमेंट इनकी बहुत ज्यादा थी हमारे लिए। है इनके ड्यूरेशन जब हम पढ़ेंगे और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स में पढ़ना है ये तीन है और तीनों का जो योगदान है वो काफी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन तीन के बारे में ही मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर में। तो डोमिनियर क्या थे? तो डोमिनियर समझिए फर्स्ट टाइम
किसी ने ऐसा प्रयास किया कि जो नोइंग एलिमेंट था उसमें 33 नोइंग एलिमेंट थी डोमिनियन के टाइम में। अभी जो 118 या 15 जो हम लोग देखते हैं उसमें 33 एलिमेंट केवल नोइंग थी। और उन्होंने क्या किया, वो नोइंग एलिमेंट को कैटेगराइज करने का या क्लासिफाई करने का प्रयास किया। और ये जो कैटेगराइज या क्लासिफाई करने का प्रयास किया, जिनको डोमिनियन का, इन्होंने बोला क्या था समझिए पहले। इन्होंने बोला था, अच्छा इसके नाम से ही देर में बहुत चीज पता चल जाता है। डोमिनियन ट्राइड्स, ट्राइड्स हो गया, तो ट्राई में होता है 3 एक्स। तो इन्होंने बताया कि 3 एलिमेंट का एक सीरीज इन्होंने बताया। और 3 एलिमेंट कौन कौन थे, उसमें नोइंग एलिमेंट मैंने पहले ही बताया कि बहुत कम थे। तो यहाँ पर 3 एक्स है, तो यहाँ पे क्या डोमिनियन ट्राइड्स, ट्रेड्स बोल देते हैं इनको हम लोग। तो इन्होंने 1829 में अपनी थ्योरी को बताया लोगों के बीच में। और उन्होंने पहला क्या किया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 3 ग्रुप इन्होंने एग्जांपल दिया था। और 3 ग्रुप में खासियत देखना, हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं। ये देखिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये ग्रुप है हमारा। सेकेंड में देखिए कैल्शियम, स्टोडियम, एबेडियम, ये हो गया। थर्ड में कैल्शियम, Br और आयोडीज, ठीक है। और यहाँ पे Br एंड आयोडीन, यहाँ पे हम लोग कुछ अदर चीज को भी देखेंगे। ब्रोमीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। तो यहाँ पे देखेंगे हर एक ग्रुप में इन्होंने 3 एलिमेंट को कैटेगराइज किया। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था ये इसको इन्होंने एग्ज्यूम कर लिया A, B एंड C। इन्होंने बताया यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डरिंग यदि करते हैं A B C, इस तरह से बताया A B C, 1 2 3 एलिमेंट का। उन्होंने बताया कि जो बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो A और C के मास के एवरेज होगी या मीन होगी। क्या हुआ, इन्होंने बोला कि B का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट या मास वेट जो होगा वो क्या बोला, A प्लस C/2, जिसको एवरेज बोलते हैं या मीन बोलते। तो यदि हम, इन्होंने बोला कि यदि ये एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगी वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मीन के बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया। अब जैसे हमने एग्जांपल दिए, 3 एलिमेंट की इन्होंने ग्रुपिंग किया। देखिए लिथियम है, तो यहाँ पे क्या है, एक जगह हमारा लिथियम है, सोडियम है एंड पोटासियम है। तो इन्होंने क्या किया, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग देख लेते हैं। नोइंग है, जो ज्ञात बहुत कन्वीनियंट है, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात होती थी ये। अब ये हमने क्या बोला, ये A है और ये B है और ये C है। तो क्या करेंगे, लिथियम और पोटासियम का जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, वो सोडियम के एटॉमिक मास का, एटॉमिक वेट का के बराबर होगा। करके देखेंगे, लिथियम का 7 है और 39/2 हो गया। तो इसमें कितना आ गया, 76 और 4/2 डिवाइड किए, कमाल हो गया, ये 23 ही आ गई। और सोडियम में कितना है, 23 ही है, कमाल है। लेकिन इन्होंने एक और बोला, अप्रॉक्स वर्ड इन्होंने यूज किया है। इसमें तो 23 एग्जैक्ट आ गई, लेकिन इन्होंने बोला था अप्रॉक्स। सपोज दैट ऐसे भी यदि आता 23.6 भी आ जाता, 20.1 भी हो जाता, या 22.9 भी हो जाता, इसको हम लोग अप्रॉक्स बोलेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 23। ऐसे इन्होंने एग्जांपल देके बताया था। दूसरा कभी हम लोग चेक कर लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या बोला था। दूसरा एग्जांपल है क्या इनका, देखते हैं। दूसरे एग्जांपल के बारे में चलते हैं। दूसरा क्या है, कैल्शियम, स्टोडियम, एबेडियम। तो कैल्शियम में कितना है, 40, 88, 127। इनकी आ जाती है एटॉमिक नंबर 137। ये 137
7 आ गई। तो इसमें कैल्शियम, स्टोडियम एंड बेरियम, इसका क्या हो गया देखिए 40, 40 एंड 137/2। और ये एग्जैक्ट क्या कितना होना चाहिए, नियर अबाउट या अप्रॉक्स ये 88 के एवरेज में आनी चाहिए। देख लेते हैं 7 417 1/2। अब इसको डिवाइड करके देखिए यहाँ पे 177/2 कितने आया 8 टाइम्स 16 17 8 टाइम्स 16 1.05। तो यानी कि ये कितना आ गया 88.5। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि डोमिनियन ने बताया था यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो मिडिल का जो एटॉमिक मास है वो अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स आ गया 88 और मुझे 88। सिमिलर इतनी याद नहीं करने हैं, आपको पहला एलिमेंट को केवल याद करना है। अच्छा एक चीज समझिए, ये इतनी ज्यादा ये उस समय के लिए इतनी फेमस थ्योरी थी कि इनको एक मुझे इनकी अवार्ड नहीं पता है, तो जो आजकल नोबेल प्राइज की जो वेटेज है उसी तरह से उस समय में इनको एक प्राइज गिफ्ट किया गया था। और उस समय में ये साइंस में या जो था एलिमेंट के केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान थी उस समय में। अच्छा एक चीज समझिए कि ये जो था क्योंकि कम ही एलिमेंट नोइंग थी, अदर जो एलिमेंट यदि हम ये 3 ग्रुप के अलावा और ग्रुप में बात करें तो ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ज्यादा एलिमेंट आया और उसमें ये फेलियर हो गई। तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्होंने जब ये इन्होंने एस्टैब्लिश किया उसी मीनवाइल उसी ड्यूरेशन में, और ये कब की बात है 1829 की बात कर रहा हूं, उसी बीच में क्या हुआ इन्हीं के रिसर्च की पहली टाइम ये हुआ तो इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक आने लगी कि जब नोइंग एलिमेंट जैसे कि आप जैसे देखेंगे न्यूलैंड का लॉ में, तो इनके समय में 53 नोइंग एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने 53 नोइंग एलिमेंट के बारे में ही उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया और इन्होंने इससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वे जो इंप्रूव वे में एक नया थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये संगीत के बहुत बड़े थे विशेषज्ञ, और इन्होंने क्या किया, बोला कि यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर जो एलिमेंट है उनको अरेंज करते हैं तो उनका 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन के बराबर होगा। तो चूंकि वहां पे क्या 8 रूल अडॉप्ट किया गया था, 8वां एलिमेंट के रूप में बताया गया था, तो इस तरह से उनको एक नाम दिया गया न्यूलैंड ऑक्टाव लॉ। ऑक्टाव में आपने सुना होगा ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाव में होता है 8। ठीक है, तो इस तरह से न्यूलैंड ने इनकी जो बहुत सारी ड्रॉबैक थी उनको रेक्टिफाई किया। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे उस समय में जो नोइंग एलिमेंट थी, हाँ एक चीज और बता दें कि मेंडलीव थी, थ्री मेंडलीव तक का जो रिसर्च का टाइप था उस समय तक नोबेल गैस का रिसर्च नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय तक नोबेल गैस की रिसर्च नहीं हुई थी और उस समय तक क्या था, लोग उसी तरह एलिमेंट किया, तो इन्होंने भी यही किया। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन हो गया, हाँ हीलियम नहीं थी उस समय में, लिथियम, ठीक है, बेरियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन नहीं था, सोडियम था, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और इसी तरह का एलिमेंट क्या एल्युमिनियम। उसके बाद आपको सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट। जब उन्होंने अरेंजमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है, वहां पे इन्होंने अरेंजमेंट किया और बोला कि इन्होंने क्या, मैंने पहले बताया था ऑक्टाव, 8 ग्रुपिंग का 8 एलिमेंट का एक ग्रुपिंग इन्होंने आइडिया दिया था जिसको लॉ ऑफ ऑक्टाव बोलते हैं। उन्होंने बोला कि यदि ये
हाँ, संगीत में कितने शब्द होते हैं? 7 शब्द होते हैं। और हाँ, इसके बारे में एक और फेमस बात थी कि ये चूंकि ये म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे, न्यूलैंड म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे, और साथ में केमिस्ट्री भी ऐड हो गई, तो केमिस्ट्री और म्यूजिक दोनों का धुन यूनिक हो गया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक नया लॉ बनाया, और उस समय के लिए बहुत फेमस थी ये। इनकी लॉ बाद में इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहा, या इनकी जो लॉ था उनको फेलियर होने की वजह थी नोबेल गैसेस। तो इन्होंने क्या किया, सीखे हम लोग सा रे ग म प द नी सा। देखिए सा रे ग म प ध नी सा, इस तरह से हम लोग करते हैं। 8वां जो स्वर होता है, 8वां जो स्वर होगा वो क्या होगा, पहले के बराबर होगा, सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट को भी इन्होंने अरेंज किया, और इन्होंने ये बताया कि इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, तो 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसे हम देख लेते हैं, यहां देखिए लिथियम के वर्केस हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया लिथियम के ग्रुप में सोडियम। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की सेम कैसे हो गई? सेम होगी, मैंने बोला सेम होगी, तो सेम कैसे हो गई? देखिए लिथियम की जो आपका वैलेंसी होती है वो +1 होता है, तो सोडियम का भी 1 होता है, और पोटेशियम का भी +1 हुआ। ठीक है, तो अल्कली मेटल का हो गया ये सब। ठीक है, सेकेंड वन देखेंगे, ये देखिए आप कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन का ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट आ गई, तो इसके भी बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी 4 हो गया, और इसकी भी बैलेंसी 4 हो गई। इस तरह से इन्होंने एक रूल सेटअप करने का प्रयास किया, और ये रूल बहुत हद तक उस समय के लिए बहुत यूनिक था। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने एक जो था एक विशेष तरह का जो प्रॉपर्टी था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब होता है एक खास इंटरवल पर, हाँ, आफ्टर एक फिक्स इंटरवल ऑफ पीरियड में जो एलिमेंट का जो बिहेवियर होगा वो सेम हो जाएगा। फिक्स इंटरवल पे उनकी जो बिहेवियर होगी वो सेम हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने ये रूल दिया। और इससे पहले पीरियोडिक जो बिहेवियर था या पीरियोडिसिटी था, फर्स्ट टाइम इन्होंने सेटअप किया, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा योगदान थी। बाद में फेलियर की कारण क्या हो गई मेनली, जैसे देखिए अब यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में क्या आ गया, हीलियम आ गई, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, नियोन आ गई, इसमें आर्गन आ गया। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इन एलिमेंट की जो इन्वेंशन हुई थी उसके बाद ये लॉ क्या हो गया, ये लॉ डिसेबल हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 8वां एलिमेंट अपनी पहली प्रॉपर्टी को रिपीट करेगी, और इन्होंने इस चीज को देखेंगे तो ये क्या हो गया। आप देखिए यहां से काउंट करेंगे तो 8 एलिमेंट तो यही हो गई, फिर ये 9th एलिमेंट हो जाएगा, ऑक्टाव लॉ तो फिर फेल्योर हो गया। तो आज की क्लास में मैंने त्रिमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली इनका नाम मेंडलीफ नहीं है, त्रिमेट्रिक मेंडलीफ है, और ये 64 में आए थे। उसी मीन भाई हमारा त्रिमेट्रिक मेंडलीफ के बारे में भी कुछ रोचक घटनाएं हमें पता है। हाँ, एंशिएंट कभी कभी आप देखोगे तो हर साइंटिस्ट के बारे में कुछ कुछ रोचक घटनाएं, रोचक कहानियां पब्लिश की जाती है ना। तो इनके बारे में भी कुछ कुछ रोचक घटनाएं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये रात में सोए हुए थे तो इनको ड्रीम में ये पीरियोडिक टेबल आया। ठीक है, और पता ही है सपना में क्या आता है, सपना में वही आता है जो हम लोग मन से और दिल से सोचते रहते हैं। आप लोग भी सपना देखते होंगे ना, तो देखते हो। इस मोबाइल के बारे में हमने सोचा, बहुत कॉस्टली मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, सोचते रहे, रात में सपना में मोबाइल आ गया सोचने में, है ना। उसी तरह से त्रिमेट्रिक मेंडलीफ को रात में सपना आया था, ड्रीम आया था। ठीक है, और ये जो ड्रीम था उसी समय में ये जगे, और उन्होंने क्या किया, उसको ताश के पत्ते पे उन्होंने राइट डाउन कर लिया उसी समय में।
और जब सुबह में उठे तो उन्होंने जब देखा कि मैंने जो लिखा वो क्या था, और जब वो रिसर्च किया तो 3 जगह उनको केवल सुधारना पड़ा, और उस समय में 63 नोइंग एलिमेंट थी, 63 नोइंग एलिमेंट थी। और उन्होंने उसके बाद सबसे बड़ी बात था, इन्होंने जब अपने रिसर्च में न्यूलैंड ने एक ड्रॉबैक रखा था कि इन्होंने कोई एक जगह स्पेस नहीं छोड़ा था, और ये नहीं बताया था कि रिसर्च जो इन फ्यूचर में जो होगा उसको हम अपने पीरियोडिक टेबल में कैसे एडजस्ट करेंगे। इन्होंने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया था न्यूलैंड ने, लेकिन इस ड्रॉबैक को इन्होंने ट्रिमेट्रिक मेंडलीव ने बहुत हद तक मिनिमाइज करने का प्रयास किया, बहुत हद तक। इनकी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इनको जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, तो इन्होंने क्या किया, कुछ स्पेस के बारे में उन्होंने पहले से प्रेडिकेट कर दिया, यहाँ पे ये एलिमेंट आएंगे और इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, इनकी रिलेटिव मासेज इतनी होगी, हाँ, इनकी वैलेंसी ये होगी। और सबसे बड़ी खासियत बताते हैं, इनकी जो फ्रेंड थे ट्रिमेट्रिक मेंडलीव के, वो संस्कृत की ज्ञानी थे, ठीक है, संस्कृत के बारे में जानकारी रखते थे इनकी फ्रेंड। जब उन्होंने एलिमेंट को रिसर्च किया तो इनका देखना एल्युमिनियम के नीचे में, हाँ, एक्का एल्युमिनियम लिखा गया। इनका संस्कृत वर्ड होता है ना, एका वर्ड, इन्होंने अपने नाम जो प्रेडिकेट जो किया था, बाद में वो एलिमेंट आया फिर चेंज किया गया, लेकिन इन्होंने जो अपना नाम रखा था, जो एलिमेंट खोज की जाएगी इस ग्रुप में रखी जाएगी, उसका एका एल्युमिनियम नाम रखा। तो ये बहुत रोचक कहानियां सब इनके बारे में। और इन्होंने क्या किया था, सबसे बड़ी बात, न्यूलैंड में जो पीरियोडिक टेबल आया था, पीरियोडिसिटी जो इसमें आया, इंटरवल ऑफ फिक्स इंटरवल ऑफ ग्रुप जो था इन्होंने दिया था, इसी को लीड किया। और तीनों में खासियत कॉमन चीज है, ये तीनों जो लॉ है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर ये तीनों अपने ने रिसर्च को लीड किया, आगे बढ़ाया। अब जो हम 1913 की बात करें, जो न्यू पीरियोडिक टेबल आया 1913 में, उसमें वो क्या था, रिवर्स था, जो एटॉमिक नंबर के बेस पर थी। और लेकिन ये तीनों जो थी आप एटॉमिक मास के बेस पर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। इन्होंने भी यही बताया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो एक खास तरह का पैटर्न डिराइव होगा, और बोला कि जो मिडिल वाला होगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगी। इन्होंने क्या किया, बोला, इसने भी बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज करते हैं जो गिवन लाइट एलिमेंट था, इसके इस समय में बहुत कम नोइंग एलिमेंट थी, और सबसे न्यूलैंड ने जो लॉ प्रोवाइड हमें किया है वो केवल लाइट एलिमेंट के लिए परफेक्ट था, मैंने कैल्शियम तक के लिए तो परफेक्ट था, लेकिन उसके बाद ये अपनी जो लॉ था उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो इन्होंने क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज करते हैं तो एवरी 8 एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, इन्होंने ये बताया था। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बताया। ट्रिमेट्रिक मेंडलीव ने जो रिसर्च किया उसने भी सेम वे में इंक्रीजिंग मास के आधार पे भी उन्होंने टेबल बनाया। और पीरियोडिक टेबल इनका बहुत हद तक, मैंने आप ये सोचो, इन सब का टाइम ड्यूरेशन देखिए आप, 1829, 1864 और 1869, 64 और 69, 29 था, 64 था और 69। तो बहुत कम समय में इनकी जो लॉ थी, इनको ड्रॉबैक को चेंज किया गया और नए लॉ आ गई। लेकिन ये जो 69 था, 1869 से 1913 तक, ये काफी टाइम ड्यूरेशन था। इस ड्यूरेशन में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही लोग मानते थे, और बाद में ये आया लॉ। तो इस ड्यूरेशन में लोग ने इनको बहुत ज्यादा, इनकी पीरियोडिक टेबल को वैल्यू दिया, और जितनी भी रिसर्च हुई थी इस ड्यूरेशन में मेंडलीव टेबल पे ही। और मेंडलीव टेबल में सबसे ड्रॉबैक क्या पता है आप लोगों को, एक कहानी है मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव चूंकि रशियन थे, और इनको चूंकि उस समय में वर्ल्ड वार की स्थिति चल रही थी, जब वर्ल्ड वार, तो अमेरिका और जो था वो एक रिचेस्ट अलग ग्रुप था, और रशिया एक अलग ग्रुप था, यूएसएसआर, यूएसएसआर कहलाती थी, और इनकी योगदान बहुत ज्यादा था। तो कितनी बार इनको
नोबेल प्राइज की बात किया गया इनको देने के लिए, क्योंकि योगदान के कारण, लेकिन इनको मिला नहीं। पता है इनको, जब वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन खत्म किया गया तब आप देखोगे इनकी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे आप, 101वां जो एलिमेंट है, 101 जो एलिमेंट है, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका नाम जो है, इनके सम्मान में मेंडलीव करके ही, उनका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, लेकिन मेंडलीव उनका नाम डाल दिया गया। 101वां जो एलिमेंट है उनका नाम ही मेंडलीव डाल दिया गया, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला नहीं। और जो जिस योग होता है, रिजर्व होते हैं, उनको सम्मान मिलता है। हो सकता है उस समय में ना मिले, कुछ दिनों के बाद मिले, हो सकता है उनकी डेथ की बात मिले, वो बहुत दिनों के बाद मिले, है ना, लेकिन इस तरह से मेंडलीव को भी सम्मान मिला। और ये सम्मान बहुत बड़ी बात होगी ना, किसी के नाम पे ही उस एलिमेंट का नाम पड़ गया। तो 101 जो एलिमेंट है, जब आप लोग देखोगे इसको, तो मेंडलीव के नाम पर ही डाला गया, सम्मान मिला, लेकिन बहुत समय के बाद, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को, अभी तो मैं आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसके बारे में लिखाया नहीं। हाँ, लिखाने में दो चीज और याद रखेंगे, जैसे ये है, तो इसमें दो टॉपिक आती है हर में, मेंडलीव हो गया या न्यूलैंड हो गया या डोमिनियर हो गया। पहला है मेरिट और दूसरा है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक या लिमिटेशंस, किसी भी तरह से, हाँ, लिमिटेशन हो गया, किसी तरह से ड्रॉबैक बोले या लिमिटेशन बोले, एक ही बात होता है। और मेरिट, ठीक है, ये सबकी मेरिट डिमेरिट पढ़ना है, और 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और 3 पॉइंट आप, जैसे मैंने आज बताया, आप चाहोगे तो इसी मेंडलीव डोमिनियर के बारे में आप देखोगे तो क्या बोलोगे, डोमिनियर ने इनकी मेरिट क्या कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्रुपिंग करने का प्रयास किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर, ठीक है। दूसरी बात कि ये एक इन्होंने जो एलिमेंट जो किया था, इसके बारे में ज्यादा ये सारे टेबल के लिए फिक्स नहीं थे, ठीक है। ड्रॉबैक ये हुआ कि ये जो गिवन ग्रुप था, उसके बाद अदर ग्रुप बनाया गया इसके आधार पर, वो सेक्शन नहीं था, ड्रॉबैक हो गई, क्योंकि ज्यादा नहीं है। और न्यूलैंड में आ जाते हैं। न्यूलैंड का मेरिट ये हो गया कि इन्होंने पहली बार इंक्रीजिंग एक सीक्वेंस में बनाने का प्रयास किया। पीरियोडिसिटी में भी मैंने बोला था एक वर्ड, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी नाम का एक प्रॉपर्टी को ड्राइव किया। इसका मतलब होता है फिक्स इंटरवल ऑफ ग्रुप्स के बाद वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। तो न्यूलैंड की ये खासियत ये हो गई। दूसरी बात, ये जो इनकी खासियत ये हो गई कि ये जो एलिमेंट को एक सीक्वेंस में ग्रुपिंग किया गया, ठीक है। ड्रॉबैक इनकी ये हो गई कि इन्होंने अपने ग्रुप जो एलिमेंट बनाया, एलिमेंट इसमें दिया, उसके बाद इन्होंने कोई गैप नहीं छोड़ा ताकि एडजस्ट कर पाए, जो मेंडलीव ने किया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इनकी ड्रॉबैक है, मैं कल सब दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मेंडलीव के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी है, मेरिट डिमेरिट में, मतलब ये थ्योरी पोर्शन में हमें मेरिट डिमेरिट के बारे में ही ओवरऑल स्टडी करना है। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सबके बारे में लिख दूंगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया।